Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking our important articles of March 26th, starting with the first one on semiconductor, how they are made, used, who manufactures them. So semiconductor is being used in different parts of the electronic component, right from the EVs to machines, computers to solar panel, etc. तो सेमीकंडक्टर क्या है? पहली बात, उनके पास एक मटेरियल है, एक प्रॉपर्टी होता है बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। पहला कीवर्ड, एक कंडक्टर होता है मेटल्स, इंसुलेटर प्लास्टिक, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो, इंसुलेटर, तो दोनों के बीच में होता है। सेमीकंडक्टर कैन बी यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। कैसे किया जाता है? इंसुलेटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए उसको वायरिंग के ऊपर में इंसुलेटर लगाते हैं। और जहाँ तक बात है कंडक्टर का, तो वायरिंग होता है कंडक्टर कॉपर सिल्वर। तो सेमीकंडक्टर का जो रेंज यहाँ से यहाँ तक इंसुलेटर से कंडक्टर के बीच में, इसका मतलब अगर टेम्परेचर के साथ अगर कनेक्शन रहेगा उनका, तब वी कैन use the semiconductor to control the flow of electric current. That is why electronics in the area modern electronics integrated circuit, वहाँ पे several types of semiconductor यूज होता है। वो एक तरह से कैसे होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उनका जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करेगा और वो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी कम होगा। तो टेम्परेचर के साथ उनको चेक कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्लोड ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन कर दे इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया पूरा सेमीकंडक्टर कौन का एप्लीकेशन। हाउ इट इज मेड, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलिकॉन्स इज एक्सट्रैक्टेड, उसको वेफर बनाया जाता है। वेफर मतलब जो सोप होते हैं, साबुन, उसके टाइप से वेफर होता है सेमीकंडक्टर के। उसके बाद फिर आफ्टर द प्यूरिफिकेशन इम्प्योरिटीज हटाया जाता है, वेफर बना दिए, फिर फोटो लिथोग्राफी प्रोसेस होता है। जैसे वेफर होता है जो कटिंग किया जाता है एकदम स्मॉल स्मॉल स्लाइसेस में, उसके बाद फिर इट इज कोटेड विद द लाइट सेंसिटिव मटेरियल फोटो रेजिस्ट। और फोटो रेजिस्ट के बाद सिलिकॉन सबस्ट्रेट के ऊपर फोटो रेजिस्ट किया जाता है और डिपॉजिट जो होता है उनके ऊपर में, उसके बाद फिर चेक किया जाता है कि कितने पास कर रहे करेंट, फंक्शनल कितना है, डिपेंडेंट ऑन द कहाँ पे यूज होगा। तो अल्ट्रा हाई प्रेसिजन चाहिए, यूज ऑफ फोटोलिथोग्राफी है, तो फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन है। इसी कारण जो इन्वायरमेंट होता है इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, इसलिए हर कोई इसको नहीं बना सकता। एग्जाम्पल अलग अलग कंपनीज में, ताइवान में TSMC, मटेरियल लैब, लैम रिसर्च, ASML, अलग अलग इसमें। कैसे बेनिफिट होगा इन स्मार्टफोन कंप्यूटर्स, हर जगह सेमीकंडक्टर इज यूज्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, उसको प्रमोट करने के लिए DLI स्कीम, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। सेमीकंडक्टर फैब फैक्ट्री खोला जा रहा है गुजरात में, सनद और असम में। फिर लॉन्ग टर्म में जो डीप टेक स्टार्टअप है, तो ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर। तो करेंटली सेमीकंडक्टर में देखा जाए तो वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, और जो मोस्टली IPR रिलेटेड होते हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज और US है। दैट इज वाई वी नीड आत्मनिर्भरता इन बोथ द सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो एंड डिजाइनिंग। प्रवेश, पूछना है इसमें? नहीं हो सकता। थैंक तो बेसिक ये है कि सेमीकंडक्टर की कैन बी यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि उसका कंडक्टिविटी और जो इंसुलेटर होते हैं उनके बीच में उनके होता है। तो टेम्परेचर के साथ साथ कंडक्टिविटी बढ़ता है, और तो फिर इसलिए उसको यूज किया होता है इन द सर्किट डिजाइनिंग।
और एक की फैक्ट है कल से रिलेटेड, कि फ्लोरिडा की जब बात कर रहे थे रिगार्डिंग द गेट कीपिंग ऑफ द सोशल मीडिया बिलो 14 years ऑफ एज, तो फ्लोरिडा पहला स्टेट बना है यूएस में दैट हैव बैंड चिल्ड्रन बिलो 14 years एज फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया until unless they have taken permission from their parents। तो ये हो चुका है। अब डिजिटल मार्केट एक्ट, यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च्ड प्रोब्स इनटू द एप्पल अल्फाबेट मेटा। अल्फाबेट कंपनी, इट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल। मेटा इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। एप्पल एप्पल हो गया। तो बिग टेक है, उनका क्या इश्यूज है वर्ल्ड वाइड में। तो पहली बात है कि टैक्सेशन पर दे ऑलवेज ट्राई फॉर टैक्स अवॉइडेंस हर कंट्री में। दैट इज वाई इंडिया इज टॉकिंग अबाउट इक्वलेशन लेवाई। एंड ऑल्सो इंडिया इज कंसर्न्ड अबाउट collecting minimum tax 15% at least from a big tech। दूसरा कंसर्न है डेटा सॉवरेनिटी, कि हाउ द डेटा इज बीन यूज्ड, नेशनल डेटा, नॉन पर्सनल डेटा एंड पर्सनल डेटा, हाउ इट इज बीइंग यूज्ड एंड वेयर इट इज बीइंग स्टोर्ड। ये कंसर्न है। इंडिया चाहता है कि जो भी स्टोरेज ऑफ डेटा इट शुड बी विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, so that fair application of the law can be applied on them and they can be accountable with respect to the sensitivity of data। तीसरा हो गया उनका द नेचर ऑफ द डिओपोली और एक कार्टेलाइजेशन ऑफ द मार्केट। फॉर एग्जांपल गूगल प्ले स्टोर, एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर्स सीसीआई लेते हैं, यूएस में भी लिया गया अगेंस्ट द गूगल एंड amazon वेब सर्विसेज, क्योंकि वो फीस चार्ज कर देता है हाई इन द हाईएस्ट मैनर फ्रॉम द थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स। एंड ऑल्सो उनका जो प्रोडक्ट होता था वो स्टार्टिंग में आता था, तो दे ऑल्सो हैव बीन accused और even convicted of the violation of the data neutrality। Fourth, election interference। Free and fair election is very bedrock of the in democracy। तो उनका रोल देखा गया है राइट फ्रॉम कैम्ब्रिज एनालिटिका से लेकर गूगल में भी सर्च, गूगल का जिमनी है उसमें भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं डेटा फीडिंग एल्गोरिदम में ट्वीक किया जाता है ट्विटर में जैसे, कि इंडियन से अगर इंडियन के खिलाफ कोई पोस्ट है तो लाइक्स और उसको रीच ज़्यादा मिलता है ट्विटर में। तो ओवरऑल देखा गया तो बोल सकते हैं कि बिग टेक नीड्स टू बी रेगुलेटेड। उसके लिए अलग अलग कंट्री ने मेजर्स लिया है, तो इंडिया को भी लेना चाहिए लॉन्ग टर्म में। अभी ऐसा नहीं है, अभी आईटी इंटरमीडिएट्स के अंदर में उनका एक रेगुलेशन होता है अलग से। बिग टेक या फिर डिजिटल टेक कमिटी नहीं है इंडिया में। तो इसमें बोला है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्ट इट हैज़ वॉलेटेड इन EU एंड इट कैन बी फाइंड अप टू 10% ऑफ ग्लोबल रेवेन्यू। पहले $1.84 million। कौशिक, मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करूंगी। जब इश्यूज की आप बात कर रहे हो, एक हो जाएगा ई कॉमर्स के रिगार्डिंग। तो ई कॉमर्स में जैसे हम बात करते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं जो हैवी डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं, या जो हमने एफडीआई बेस्ड मॉडल भी उसमें बात करी कि जो ई मार्केट कॉमर्स बेस्ड में डार्क मॉडल है पैटर्न उसमें जो रहते हैं। हाँ डार्क पैटर्न्स भी जो मिसयूज किया जाता है, हाँ कंज्यूमर बिहेवियर को, कि एक तरीके से इनडायरेक्टली उनको फोर्स ही किया जा रहा है कि आप ये प्रोडक्ट बाय करें। तो दैट्स देयर। और जब हमने बात करी कि आप बोल रहे थे कि डुओपोली एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में भी एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन जो है फ्री मार्केट बेस्ड कंपटीशन को वो चीज डिस्टॉर्ट करती है, डिस्टर्ब करती है। और जैसे हमने कुछ दिन पहले एग्जांपल देखा था एप्पल के केस में कि वो भी कंपटीशन को सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि जो एप्पल डिवाइसेस है वो सिर्फ एप्पल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ ही कंपैटिबल है, और कोई डिवाइसेस कंपैटिबल नहीं है एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ। जैसे हम सैमसंग के केस में देखते हैं कि वहां पे फिर भी थोड़ा सा डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स जो यूज किए जा सकते हैं। तो सपरेशन ऑफ कंपटीशन। तभी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने का केस फाइल किया अगेंस्ट द एप्पल लास्ट वीक रिगार्डिंग दैट। तो सम एरिया देयर आर सम एरिया। सो बिग टेक से रिलेटेड अगर बोला जाए इंडिया में क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में जो एआई का रेगुलेशन है बाकी सब इंक्लूड करना चाहिए। एक रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए। अभी तो ऐसा कोई रेगुलेटरी बॉडी है नहीं
राइट फ्रॉम गेमिंग सेक्टर भी, ई गेमिंग, गेमिंग में नहीं है, ई कॉमर्स के रिलेटेड भी नहीं है, मीटी करते हैं, तो मीटी मिनिस्ट्री है, तो इट इज़ गवर्नमेंट फंक्शनिंग। अगर कोई ऐसा बॉडी बनाए जैसे नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी, मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर नेशनल डिजास्टर एनडीएमए हो गया, वैसे ही कुछ अथॉरिटी बनना चाहिए दैट कैन रेगुलेट। उसमें स्टेक होल्डर फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, फ्रॉम बिग टेक, इवन इलेक्शन कमीशन भी होना चाहिए उसमें, और फिर गवर्नमेंट के लोग भी होना चाहिए, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, और एक ओवरऑल स्टेक होल्डर के कारण थोड़ा इंक्लूसिव रहे डिसीजन मेकिंग, और बैलेंस रहे बोथ द डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सॉवरेंटी, और बिजनेस वर्सेस प्राइवेसी को बैलेंस कर सकते हैं। चाइना वांट टू बी सुपर पावर। अगर स्लाइड में अगर आर्टिकल छूटे हुए तो वी कैन डिस्कस कि आज चाइना का अगर बात किया जाए तो 1949 में सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अंडर द माओ जेडोंग, दे टुक द रेन ऑफ द चाइना। दे हैड डिफीटेड संग युक्सान ऑफ, जो प्रेजेंट स्टेट जो ताइवान है उसमें जो पार्टी है उनको हराया। और वहां से, क्योंकि अगर आइडियोलॉजी बोला जाए सीसीपी का, तो वैसे ही है जैसे इंडिया में मॉइस्ट का है। दैट इज वाई मॉइस्ट इज मोस्टली रिलेटेड टू द ट्राइबल एंड फार्मर्स, वर्कर ओरिएंटेड बहुत कम है एज कम्पेयर टू सीपीआई मार्क्सिस्ट। ही मार्क्स ऑलवेज टॉक्ड अबाउट वर्कर, ही डिड नॉट टॉक अबाउट फार्मर्स। लेकिन जो चाइनीज है, चाइनीज मॉडल सीसीपी है, दे ऑलवेज टॉक अबाउट बोथ द वर्कर एंड फार्मर्स, मोस्टली फार्मर्स। और उनका जो रोल एक रहा है विद रिस्पेक्ट टू द कम्युनिज्म, वो हमेशा ऐसा रहा है कि विलेज लेवल डेवलपमेंट होना चाहिए, हर एक घर के पीछे में फाउंड्री होना चाहिए, हर एक घर सेल्फ एफिशिएंसी होना चाहिए, एक जॉइंट सिस्टम होना चाहिए जिसमें सबको कलेक्टिवाइजेशन होना चाहिए, हर कोई खेती कर सकते हैं इन द कलेक्टिव लैंड। जो प्रोड्यूस होगा इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देमसेल्फ। और इलेक्शन नहीं होगा, वन पार्टी, वन एक पार्टी, एक ही पार्टी होगा, दैट विल लीड चाइना टू बिकम अ मिडिल किंगडम। मिडिल किंगडम उनका सोच है कि वो चाइना वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा वो सोचते हैं इन द लिटरेचर। तो वो वापस, वो चाहते हैं वापस आए गोल्डन एरा। तो चाइना वांट टू बी सुपर पावर, वांट टू सुपर पावर बनने के लिए क्या होता है बेसिक चीज क्राइटेरिया? पहली बात है कि आपको कहीं पर भी वर्ल्ड में विद इन आवर्स यू हैव द कैपेबिलिटी टू यूज बोथ सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर, वो सुपर पावर बोलते हैं। यूज ऑफ द कल्चर, कल्चर सॉफ्ट पावर पार्ट आता है, तो कल्चर हेजेमनी बहुत ज्यादा रहता है। फिर हार्ड पावर हो गया, एंड थर्ड इज नॉर्मेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रूल्स एंड रेगुलेशन वही स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, यूएस क्यों फेमस है? क्योंकि उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएन, यूएनएससी, सब न्यूयॉर्क बेस्ड, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, यूएस। अब हार्ड पावर भी उनके पास है, और सॉफ्ट पावर अमेरिकनाइजेशन, मैकडोनल्ड, फिर सब जो भी कहीं से भी उठाते हैं वो उसको कैपिटलिज्म मॉडल के अंदर में मोल्ड करके वर्ल्ड वाइड फैला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज पिज्जा इटालियन है, लेकिन फिर यूएस के कारण ही वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ। तो चाइना एप्स यूएस इन ऑल दीज फैक्टर, बट एक जगह फैक्टर जहाँ पर वो नहीं कर पाते वो है ब्रांड मैनेजमेंट उनका अपना, और दूसरा जो है उनका कल्चर सॉफ्ट पावर। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक तरह से इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो उनका जो वाइडर रीच ऑफ द ऑडियंस है वो नहीं हो पाता है। यूट्यूब बैन है, गूगल बैन है, फेसबुक बैन है, दे हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ गूगल एंड इंटरनेट सिस्टम, दैट इज, इससे क्या होता है कि दे आर कटिंग ऑफ देयर ओन सिटीजन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी ट्रेंड होता है चाइना में वो दुनिया को नहीं पता चलता है, दुनिया में ट्रेंड होता है चाइना को नहीं पता चलता है, पता चलता है लेकिन इंटरेक्ट नहीं हो पाता। तो इसके कारण फिर अलग अलग एरियाज, फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं कि जब यूएस बोलते हैं कि वी आर टेकिंग द इनिशिएटिव टू गिव द लोन्स टू द पुअर कंट्री, तो वहां पर मोस्टली दिमाग में रहता है कि दैट लोन मे मे बी मोर ट्रांसपेरेंट, मोर अकाउंटेबल, और फिर जो एक ह्यूमन सेंट्रिक लोन रहेगा। लेकिन जब चाइना देते हैं तो उनका इमेज ऐसा मतलब डेट ट्रैप,
तो हमने एक बात भी की है दिसंबर में कि हाउ अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो इज टॉकिंग अबाउट कि चाइनीज के जो डेट ट्रैप पॉलिसी इट इज ओनली बिकॉज कि कुछ कंट्रीज में, सब कंट्रीज में कहीं डेवलपमेंट हो रहा है, दे आर गेटिंग द हेल्थ केयर एजुकेशन, दे आर इवन कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन ब्रिजेस, airports, factories with the help of Chinese loan. Because that a Western country led by USA, they are criticizing China. That is why it is termed a debt trap. ऐसे भी क्रिटिसिज्म था फ्रॉम द अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये जो इमेज मेकिंग है ये नहीं हो कर पाते, इसलिए वांट टू। और दूसरा चीज की डेमोग्राफिक डिविडेंड जो उनके पास था पहले 1970 80s में, आफ्टर द जेंग जाओपिंग, उन्होंने ओपन कर दिया चाइना को 1978 के आसपास में। क्यों ओपन किया? क्योंकि उनको लगा सोवियत यूनियन को देख करके कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेस्टोरिका एंड ग्लासनोस्ट बिफोर द इकोनॉमिक ओपननेस, उससे क्या होगा कि पॉलिटिकल ओपननेस पहले कर दिए तो क्रिटिसिज्म बढ़ जाए, क्रिटिसिज्म बढ़ेगा तो आपको यू हैव टू यूज रेप्रेसिव मेजर्स और वापस से फिर रेबलियन हो सकता है। तो दे लर्न फ्रॉम द सोवियत मिस्टेक और दे इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल ओपननेस दे टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक ओपननेस। देख लो इकोनॉमिकली उन्होंने ओपन कर दिया यूएस इन्वेस्टमेंट से, वेस्टर्न कंट्री इन्वेस्टमेंट से 1978 80s के समय में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया इंटरनल कंट्रीज के अंदर में। और सब जगह जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको स्टेट फंडिंग दिया गया और स्टेट का रोल बहुत बड़ी है वहाँ पर, इससे स्टेट कैपिटलिज्म बोलते हैं, चाइनीज मॉडल स्टेट कैपिटलिज्म। और 2001 के अराउंड में चाइनीज बहुत जल्दी ग्रो किए। 8 के अराउंड में उन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स किया और वर्ल्ड वाइड को डिक्लेयर किया कि वी हैव बिकम 4.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी एंड वी कैन बी द नेक्स्ट सुपर पावर। फिर उन्होंने लॉन्ग टर्म, अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी का बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, फिर वो स्टार्ट किए कि वर्ल्ड वाइड में कैसे उनका रीच बढ़े। तो उन्होंने बीआरए प्रोजेक्ट का स्टार्ट इनिशिएशन किया अंडर द सी जिनपिंग 2012 में, वो जब बने थे प्रीमियर, चाइनीज प्रीमियर। तो वन मैन पार्टी हो गया। पहले कलेक्टिव लीडरशिप का कॉन्सेप्ट था, टॉप लेवल पे 15 मेंबर्स बॉडी थे, सबको कलेक्टिव लीडरशिप लेते थे, लेकिन अब वन मैन पार्टी। फिर अपोजिशन पार्टी धीरे धीरे कम होते गए। ऑपोजिशन पार्टी वैसे है नहीं, लेकिन विद इन द सीसीपी देयर इज अ ग्रुप कि दोनों प्रो है एक ऑपोजिशन है। तो अपोजिशन पार्टी को एक तरह से हटाते गए, उनके साइडलाइन करते गए, और फिर टोटल रेन ऑफ द चाइनीज है वो उनके अंडर में आ गया। वो रिवर्स भी किए, वन चाइल्ड पॉलिसी वो स्टार्ट भी किए, बीआरआई प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड उनका जो रोल था। ब्रिक्स में एनडीबी भी स्टार्ट उन्होंने किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और फिर उनका रोल था कि हमेशा एक ऐसा काउंटर टू द यूएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बने। उनका वर्ल्ड बैंक है तो अपना कुछ अलग होना चाहिए, काउंटर टू द यूएस। कि यूएस बोलते हैं ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी, हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। हम बात करेंगे कि कैसे लोगों तक बेसिक नेसेसिटी और बेसिक सर्विसेज पहुंचे, तो हेल्थ एजुकेशन उस पर बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज में बात करेंगे। तो उनका रोल बढ़ते गया, चाइनीज मिलिट्री में इनोवेशन होते गया। फिर दे ऑल्सो यूज रिवर्स इंजीनियरिंग। फिर और बिग टेक, जो वहाँ के बिग टेक थे फॉर एग्जाम्पल बाइट डांस बाकी सब, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने आईपीआर को भी एक तरह से वॉलेट किया। और बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी थे दे स्टार्टेड टू मेकिंग देयर ओन, राइट फ्रॉम फिफ्थ जनरेशन न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। तो 2010 के अराउंड में चाइनीज ऑलमोस्ट बिकेम अ सुपर पावर, ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि बिफोर द कोविड देयर वाज अ वेरी नॉट सो, मतलब बोल नहीं सकते एग्जैक्टली गुड इमेज था, लेकिन ओवरऑल गुड इमेज था चाइनीज का। लेकिन आफ्टर कोविड एंड उसके बाद जो उनका डेट ट्रैप पॉलिसी रहा है, फिर चाइना इंडिया का अगेंस्ट उनका एक उल्लंघन रहा है रिगार्डिंग द बाउंड्रीज इन डोकलाम क्राइसिस 2017, फिर गालवान 2020, फिर देयर रेजिंग ऑफ द ईईजेड इशू, देयर क्लैशेस विद द फिलीपींस रिगार्डिंग द फिशिंग राइट्स, वियतनाम के साथ, चाइना जापान के साथ, इरावदी रिवर के वाटर शेयरिंग के साथ प्रॉब्लम, फिर ब्रह्मपुत्र में वाटर शेयरिंग के साथ प्रॉब्लम। तो इतने सारे अलग एरिया, डब्ल्यूएचओ में उनका इंटरवेंशन, आईपीआर का उसमें इंटरवेंशन, यूज ऑफ द बाइट डांस एंड टिकटॉक टू एसेस द डेटा ऑफ द सिटीजन ऑफ द यूएस। इतने सारे जो ह्यूआई का 5G, वो भी एक तरह से बैकडोर पॉलिसी जो चाइना ने लाया था कि ह्यूआई को मैंडेट किया गया था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो वहाँ के हैं, कि इट कैन any Chinese company, any Chinese citizen have to mandatory report to the Chinese intelligence agency and Chinese national security board। अगर उनको डिमांड किया जाए कि आपको इंफॉर्मेशन फर्निश करना ही है, इवन दे इवन इफ दे हैव बिकम सिटीजन ऑफ द डिफरेंट कंट्री।
इतना उनका एक ओवर पावरिंग स्टैचर लाया गया था। हांगकांग को उन्होंने इंटीग्रेट किया और लॉन्ग टर्म प्लान किया कि ताइवान को भी इंटीग्रेट करें। तो ये सब जो एरियाज हुआ, और कोविड के बाद तो पता है कि वहां से बायोसेफ्टी 4 लैब, वहां से जब प्रॉब्लम हुआ, ओपेकनेस था विद रिगार्डिंग टू कोविड प्रोटोकॉल, उसमें भी। तो ये पूरे जो कंटेक्स्ट हो गया, तो चाइना वांट टू बी सुपर पावर, इसलिए बोला है कि होता, लेकिन अब ऐसा मुश्किल है क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द, पहली बार चाइना में वहां पर द पॉपुलेशन है डिक्रीज्ड फर्स्ट टाइम। सेकंड, कि मॉर्गेज क्राइसिस बहुत ज्यादा है, $650 बिलियन से अराउंड जो एवरग्रांडे क्राइसिस हुआ इन रियल स्टेट सेक्टर, मोस्ट ऑफ द 70% ऑफ द सेविंग इज इन रियल स्टेट सेक्टर। थर्ड, जो उनका इमेज मैनेजमेंट है वर्ल्ड वाइड वो फिर खराब हुआ। फोर्थ, वो चाह उनको इंडिया का सपोर्ट चाहिए था, दैट, लेकिन वो ले नहीं पाए। इट हैज पुश्ड इंडिया टुवर्ड्स यूएस एंड यू, डिस्पाइट इंडिया स्टैंड स्ट्रेटेजिक, इंडिया स्टैंड ऑफ अ वेरी कंसर्न नेशन। उनका जो स्टैंड हमेशा बैलेंस रहता है, लेकिन तब भी उन्होंने पुश किया इंडिया को जबरदस्ती। तो देखा जाता है तो चाइना खुद ही सुपर पावर बनने वाले थे, लेकिन खुद ही उन्होंने ऐसा पॉलिसी इनिशिएटिव लिया हर जगह में कि वुड बिकम वाला से हट करके फिर माइट बिकम से हट करके कि पता नहीं वाला कॉन्सेप्ट आ गया, हो सकता है कि नहीं। तो इसमें वही देख लेते कि एग्जैक्टली बीजिंग एम मेडिएशन डिप्लोमेसी उन्होंने बात किया है विद इन द बिटवीन द ईरान एंड सऊदी अरेबिया, उन्होंने स्टार्ट किया। हमास और इसराइल वॉर में उन्होंने बात किया, पैलेस्टीनियन का स्टैंड लिया। बीआरआई कॉन्सेप्ट लाया जिसमें एक मेंबरशिप बढ़ाया गया, ब्रिक्स में भी मेंबरशिप बढ़ाया गया, उनका स्टैंड रहा है। ग्लोबल साउथ में कोऑपरेशन के उन्होंने उनका स्टैंड रहा है विद रिस्पेक्ट टू पीस क्लॉज और स्टैंडिंग विद इंडिया। फिर उन्होंने उतना क्रिटिसाइज नहीं किया हूती को, क्योंकि हूती सपोर्टेड बाय तेहरान, ईरान। तो इनको इसमें बात हुआ है कि जो स्टैंड उनका है वो एक तरह से प्रिंसिपल स्टैंड है कि नहीं। प्रिंसिपल स्टैंड होता है कि ओवरऑल यू आर स्टैंडिंग फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर द ह्यूमन राइट्स। इंडिया का प्रिंसिपल स्टैंड है, वे डिड नॉट सपोर्ट इसराइल होल हार्टली। यूएनएससी में वी टुक अ स्टैंड बिटवीन द पैलेस्टीन एंड इसराइल, एंड वी टॉक्ड अबाउट कि डिप्लोमेसी होना चाहिए और 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू द यूक्रेन एंड रशिया ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट कि डिप्लोमेसी इज द की। फिर वॉर इज नॉट द सोल्यूशन इन 21st सेंचुरी हमने बोला। लेकिन चाइना को स्टैंड रहा है, वो प्रिंसिपल रहा है, ये क्वेश्चन उठता है लॉन्ग टर्म में अगर वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है तो उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए यूदी रेबल्स को, उन लोग क्रिटिसाइज करना चाहिए पैरेसी को, लेकिन नहीं किया। तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्यों बनेंगे फिर? और बाकी लोग कंट्रीज जो होंगे, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्री, वो फिर उनको सपोर्ट क्यों करेंगे? तो एक क्वेश्चन उठता है पर्सपेक्टिव। अमेरिकन हेजेमनी तो रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट हेजेमनी जो स्टैंड रहता है वो एक तरह से चाइनीज के खिलाफ ही रहता है ओवरऑल। और दूसरा चीज की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्टली व्हेन वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, तो इंडिया स्पेंड मोस्टली ऑन एक्सटर्नल सिक्योरिटी, $70 बिलियन। यूएस भी मोस्टली एक्सटर्नल सिक्योरिटी 100 बिलियन टू 150 बिलियन इंटरनल होता है, और 600 के आसपास एक्सटर्नल होता है। लेकिन चाइना जो है, इट इज स्पेंडिंग मोर ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। ये दिखाता है कि इंटरनल सिक्योरिटी कारण क्या, वो लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी बनाना चाहते हैं, वो डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहते हैं, डिसिप्लिन वर्क फ्लोज, वो करना चाहते हैं कि जो लोग हैं वो विद्रोह नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं बाकी जो कंट्रीज है उनको दिमाग में लगता है कि क्या वो चाइनीज मॉडल इज द बेस्ट मॉडल। तो इसलिए लॉन्ग टू बी बीजिंग वांट टू बी सुपर पावर, लेकिन उनका जो रोल रहा है प्रिंसिपल स्टैंड नहीं रहा है। टेररिज्म में वो नहीं बोलते हैं, दे दे स्टैंड विद द रिस्पेक्ट मसूद अजहर, एलटीटी के साथ स्टैंड लेते हैं। तो ओवरऑल उनका एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप बनता है वर्ल्ड वाइड। तो इसमें लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सबसे अच्छा पोजीशन पर कौन है? तो इंडिया एज ऑल्टरनेटिव। तो इंडिया बोलता नहीं कि मैं सुपर पावर बनूं, इंडिया टॉक्स अबाउट कि लीडिंग पावर बनेंगे। और दूसरा, इंडिया बात करते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल पावर बनेंगे, ग्लोबल पावर बनेंगे, इमर्जिंग ग्लोबल पावर दैट इज रिस्पॉन्सिबल, दैट टॉक्स अबाउट द रूल बेस्ड ऑर्डर, दैट इज फेयर,
that is impartial, non-partisan with respect to the following of the treaties or convention. तो एक ओवरऑल चाइनीज और इंडिया का पर्सपेक्टिव देखे. देन व्हाई डज द वीकनेस ऑफ द लो ड्यूरेबिलिटी ऑफ डॉग न्यूअर वैक्सीन. मीजल्स वैक्सीन की बात किए थे कल. 34 लाइसेंस वैक्सीन है फॉर ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्टिव इम्यूनिटी. ओनली 5 वैक्सीन प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन फॉर 20 years. तो बी सेल और टी सेल. बी सेल में अगर इन ए वेरी इजी लैंग्वेज अगर वी डिस्कस अबाउट बी सेल, तो मेमोरी सेल एक तरह से, और इम्यून रिस्पॉन्स होता है टी सेल से. कभी भी बॉडी के अंदर में एंटीजन रहते हैं तब मेमोरी बी सेल आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा एंटीजन है, कौन सा डिजीज कॉजिंग वायरसेस बैक्टीरिया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे डायरेक्ट द टी सेल टू अटैक इट. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है टी सेल एंड बी सेल का. वैक्सीन ट्रिगर डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी बी सेल एंड टू डिफरेंट डिग्रीज. अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जो कोविड वैक्सीन है और नॉर्मल जो ड्रग्स होते हैं एंटी टीबी ड्रग्स, उनमें फ़र्क क्या है. कोविड वैक्सीन बाहर से इनपुट नहीं कर रहा है एंटीजन, बाहर से कोई ड्रग नहीं दे रहा है. आप ही के जो बॉडी के अंदर में जो इम्यूनिटी है उसी के अंदर में वो प्रोडक्शन कर रहे हैं ड्रग्स. उनका सब तो ट्रिगर करते हैं, बी सेल को ट्रिगर करते हैं, टी सेल को ट्रिगर करते हैं. लेकिन जो टीबी एंटी टीबी टीबी ड्रग होता है, दे यूज द मेडिसिन, दे यूज द ड्रग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. तो दोनों में यही फर्क है कि एक अंदर से बनाते हैं वैक्सीनेशन, बॉडी के अंदर से उठाते हैं, और दूसरे वाला जो ड्रग होता है वो बाहर से देते हैं. तो इट इज टॉकिंग अबाउट कि दोनों सबका अलग अलग एक डिग्री होता है बी सेल, मेमोरी बी सेल. प्लस हैविंग मेमोरी बी सेल अलोन डज नॉट गारंटी प्रोटेक्शन. दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द वैक्सीन उतने लॉन्ग टर्म नहीं होते. कभी ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी उनको होता है, मीजल्स हो गया, या फिर बाकी सब जो डिजीज होते हैं, पोलियो भी हो सकता है ऐसे. The expanding the disparities and durability. Three main category of factors for the responsibility. Vaccine related, target pathogen related and host related. वायरल वैक्सीन मतलब वायरस के लिए वैक्सीन. पोलियो ओरल चिकन पॉक्स वायरस है. मीजल्स रूबेला येलो फीवर. एचपीवी वैक्सीन. दूसरे जो एक और एक एरिया हो सकता है जहाँ पर काम कर सकता है, मल्टी डोज वैक्सीन. जैसे एक बार बचपन में होता है कि पहले 5 years में दिया जाता है, पहले 1 year के अंदर दिया जाता है, फिर 15 years में दिया जाता है टेटनस का और बाकी सब. तो मल्टी डोज वैक्सीन है. उसके कारण जनरली इट विल ट्रिगर द बी सेल, और बी सेल को पता लगेगा कि अगले बार जब होस्ट के अंदर में कोई एंटीजन आएंगे तो कैसे टी सेल को ट्रिगर करेंगे, टी सेल कैसे यूज करेंगे. तो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनेशन हो सकता है, इम्यूनिटी हो सकता है. तो इम्यून रिस्पॉन्स ऑल्सो वेरी विद जेंडर. दैट इज वाई इसमें भी जेंडर स्टीरियोटाइप है, और इसमें भी इशू है विद रिस्पेक्ट टू जेंडर डिस्पैरिटी. जो भी क्लिनिकल ट्रायल होता है मोस्टली इसमें जो डेटा होते हैं इट इज मोस्टली ड्रिवन बाय मेल, उन पर किया जाता है. तो वीमेन का भी क्लिनिकल ट्रायल बनना चाहिए, वीमेन सेंट्रिक मेडिसिन बनना चाहिए. विमेन रिसर्चर एंड डॉक्टर्स का भी रोल बढ़ता है इन द वेस्टर्न कंट्री. और दूसरा जेनेटिक वेरिएशन के कारण भी इम्यूनिटी डिफरेंस होता है. इम्यूनिटी डिफरेंस होता है, वैक्सीनेशन का जो एफिकेसी है वो भी चेंज होता है. इसके कारण बोला जाता है कि जो भारत बायोटेक ने बनाया वैक्सीन इंडिया के लिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया वैक्सीन इंडिया के लिए, कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका यूके के लिए बना था, लेकिन एस्ट्राजेनेका को डायरेक्टली यूज क्यों नहीं किया गया इंडिया में? क्योंकि उनका जो क्लिनिकल ट्रायल था, उनका जो मेकअप था, इट वाज ओनली सुटेबल फॉर द कोल्डर क्लाइमेट और स्पेसिफिक कॉकेशियन और डिफरेंट टाइप का जेनेटिक बॉडी के लिए था. लेकिन जो इंडिया वाले थे कोविशील्ड, इट वॉज क्रेटरिंग टू द इंडियन पॉपुलेशन. वैसे ही भारत बायोटेक के जो कोवैक्सीन है, इट वॉज क्रेटरिंग टू द पीपल ऑफ इंडिया और साउथ एशियन रीजन. तो time of the vaccine is also important. Shots in the morning is demonstrated to confer better immunity responses. जैसे खाली पेट में दवाई खाना चाहिए, वैसे ही वैक्सीनेशन भी बोला जाए तो दोनों डिफरेंट रहते हैं. शॉट्स सुबह में लेना चाहिए. न्यू बायो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जैसे नैनो पार्टिकल वैक्सीनेशन,
are also finally regulated. तो ओवरऑल दिस इज सेइंग दैट वैक्सीन लेना से ये तय नहीं होता है कि आपको कितना प्रोटेक्शन मिलेगा लॉन्ग टर्म में। वैक्सीन का जो एफिकेसी है डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन द जेंडर, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ अ डे, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बायो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन यूज इन द वैक्सीन, जैसे डीएनए वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, अलग अलग वैक्सीन है। तो कैन वी से कि वैक्सीन इज अ ड्रग, क्या ये बोला जा सकता है? अगर टेक्निकली आप सर्च कर लो, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए ड्रग, क्योंकि ड्रग तभी नहीं, होती बोला है जाता है, वो है। बोला जाता है, बट यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, वैक्सीन और ड्रग्स में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्टली वैक्सीन प्रिवेंटिव मेजर है। ड्रग्स जो अगर आपको सिम्टम्स हो रही है, डिजीज है, तो उसको ट्रीट करने के लिए है। और ड्रग्स के केस में जो सिम्टम्स है, फॉर एग्जांपल, उसको सप्रेस कर सकते हैं, जैसे अगर कोई वायरस स्पेसिफिक डिजीज है। बट इन केस ऑफ वैक्सीन उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, जैसे बोला कि प्रिवेंटेबल है। और वैक्सीन बॉडी लोकल होता है। बॉडी लोकल मतलब कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर बॉडी साइज। लेकिन जो ड्रग्स हैं, जो डोजेज भी दी जाती है, इट इज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी साइज। ठीक है। तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन द बॉडी साइज, एंड वैक्सीन आर लोकल। हम्म। हाँ, एक और एक लास्ट था अपार्ट फ्रॉम दीज, कि मल्टी वैक्सीन में होता है, मल्टी डोज होता है, सिंगल डोज होता है, उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो ओवरऑल वैक्सीनेशन डिफरेंट क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, एल नीनो इम्पैक्ट लीव्स मालावी रीजन, मालावी इन अफ्रीकन कंट्री, सदर्न अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर ड्राउट हुआ इन 23 और 28 डिस्ट्रिक्ट। दे हैव टॉक्ड अबाउट दैट दे नीड $200 million फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो द कॉन्सेप्ट, तो 500 million people in the southern and central Africa is facing food insecurity due to El Nino. तो El Nino is weakening of the trade wind, और उसके कारण जो ओशन करंट है, वार्म ओशन करंट, दे दे गेट कॉन्सेंट्रेटेड नियर द कोस्ट ऑफ द पेरुवियन रीजन, इसलिए वहां पर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, स्टॉर्म्स। और इन द काउंटर पार्ट टू द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रीजन एंड द इंडियन ओशन, इट इज कूलर। तो ट्रेड विंड जब वीक होते हैं और वहीं पे बारिश हो जाता है, तो उनके अंदर जो मॉइस्चर है वो कम हो जाता है। व्हेन दे फ्लो अक्रॉस द ईस्टर्न ईस्ट टू वेस्ट इन द इंडियन ओशन, एंड दे व्हेन दे क्रॉस द इक्वेटर, दे चेंज इस कोर्स, दे बिकम द साउथ वेस्ट मानसून विंड। ऑलरेडी वो कोल्ड करंट है वहां पर, और ऑलरेडी मॉइस्चर कम हो चुका है, तो इसी कारण बारिश इंडिया में कम होता है तो बाय द टाइम। कौशिक, यहाँ पे जैसे हम मालवी रीजन की बात कर रहे हो और ड्रॉट और एल नीनो इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हो, तो जब हम इंडियन ओशन डायपोल की बात करते हैं, तो वो इस केस में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, नेगेटिव होगा। इंडियन ओशन क्योंकि डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बोल सकते हो, इंडियन ओशियन में डाइपोल है, तो इंडियन ओशन से इसमें क्या था, एल नीनो ला लीना, इट इज बिटवीन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, कोस्ट, पेरिवियन कोस्ट और इंडियन ओशन, दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है। अगर इंडियन ओशन वार्म है और पेरिवियन कोस्ट कोल्ड है, तो ला लीना इफेक्ट होगा, क्योंकि जब विंड ट्रैवल करेंगे तो वार्म है तो मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो विंड जो साउथ वेस्ट मानसून है उनका मॉइस्चर ज्यादा होगा, बारिश ज्यादा होगा इंडिया में। अगर उसी उल्टा कर दो, पेरिवियन कोस्ट के सामने में वार्म है, वहीं पे बारिश हो जाएंगे, और यहाँ पर कोल्ड रहेंगे, कोल्ड एक तरह से तो कंपैरेटिवली कोल्ड बात हो रहा है। तो जब विंड फ्लो करेंगे, ट्रेड विंड ऑलरेडी वो वीक है, जब फ्लो करेंगे तब मॉइस्चर कम होगा, बारिश कम होगा, तो एल नीनो होगा। तो दोनों का डिफरेंस डिफरेंट है। इंडियन ओशन में क्या होता है कि वह जो ऑस्ट्रेलियन रीजन है उनका जो वेस्ट साइड है ऑस्ट्रेलियन रीजन का, वहां पर अगर वार्म है, और जो मडागास्कर रीजन में नेगेटिव है, वहां पर कोल्ड है, तो बारिश हो जाएगा उस तरफ में, वेस्ट कोस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। हाँ। तब तब यहाँ बारिश फिर नहीं होगा, मेडागास्कर अराउंड रीजन बारिश नहीं होगा, इंडिया में बारिश नहीं, इसलिए वो नेगेटिव डाइपोल बोलते हैं। पॉजिटिव डाइपोल हाँ। कब होगा, कि जब वहां पर, जब मेडागास्कर का अराउंड रीजन जो मालदीव्स ये सब रीजन प्लस है, प्लस मतलब पॉजिटिव वार्म, और माइनस मैं बात कर रहा हूँ कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन रीजन के कोस्ट पे, तब बारिश यहाँ ज़्यादा होगा, वार्म है, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तो वार्म करंट के ऊपर में जब ट्रेड विंड फ्लो करेंगे, तो दे दे विल सक द मॉइस्चर, और फिर जल्दी सैचुरेशन पॉइंट में चले जाएंगे, फिर बारिश होगा। तो इसमें नेगेटिव हो।
Tropical storm floods contributed to Malawi's worst outbreak. Malawi and Zambia. We can take up in the next.